हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? तो जिस प्रकार मैं क्लास 10 का 12 का जो क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करके दिया था, तो आपको पता चला था कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपलोड करके देता हूं, और निश्चित रूप से जो है ना आपको बहुत ही शानदार जो है उसमें सफलता मिली थी। तो मैं आपके चेहरे में सिकन ना आए और आप जो है ना एग्जाम लिख करके आप हंसते हंसते निकलें, इसके लिए मैं आपके टेंशन को कम करने के लिए जो कल के 17 अप्रैल को जो इंग्लिश कोर का जो एग्जाम है, क्लास 11 के छात्र छात्रा वो इस वीडियो को आराम से देख लेंगे और वीडियो को स्किप ना करेंगे, तो आप इंग्लिश में जो टेंशन आपको हो रही है वो निश्चित रूप से आप जो है ना सफल हो जाएंगे। और तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना कल देखने को मिलेंगे। जैसे क्या है कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, तो आपको इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, रवि इज नॉट एट होम। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप थोड़े से जो कमजोर स्टूडेंट भी हैं वो भी कर लेंगे। होता क्या है ना दोस्तों कि आप इंग्लिश में क्या करते हैं, दूर भागते चलते हैं। जिस चीज से आप ज्यादा दूर भागोगे वो आपको ज्यादा डराएगा। निश्चित रूप से अगर आप उसका डट कर सामना करोगे तो आप उसको भली भांति कर सकोगे। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से अब हम देखेंगे क्या है कि रवि इज नॉट एट होम, मतलब रवि क्या है, घर पर नहीं है। तो क्या है, ही डैश आउट प्लेइंग क्रिकेट। तो ही के साथ मैं पहले बताया था कि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, यू, दे, वी या अन्य प्लूरल नंबर्स रहेगा उसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो आप देखोगे इसको सेट करके, ही के साथ क्या एम लगता है, ही के साथ आर लगता है, वेयर लगता है, नहीं लगता है। तो ही इज आउट प्लेइंग क्रिकेट, वो बाहर है क्या करने के लिए, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, इज होगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, बल्कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से ऐसे एनालिसिस करके इसको बना सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, आई डैश हैव मनी। इसमें दोस्तों मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश में जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप निश्चित रूप से क्या करना ना कि इसको एक दो बार पढ़ करके उसको अंडरस्टैंड करना, इसके बाद आप आराम से इसको कर सकोगे। तो कैन यू हेल्प मी, आई डैश हैव मनी। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मदद आपको कब करेगा, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तब ना मदद करेगा। ठीक है, तो क्या है, आई, अब डज नॉट लगेगा, आई के साथ ये क्या है, डू का प्रयोग होता है। ही, सी, इट तथा अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही का ये डज का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नंबर के साथ क्या का प्रयोग होता है, डू नॉट। तो आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास क्या है, पैसा नहीं है। सो कैन यू हेल्प मी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास, या आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी डज नॉट एक्सीड। समरी मतलब क्या होता है, सारांश। किसी भी टेक्स्ट का हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो उसका जो सारांश हम लोग लिखते हैं, समरी लिखते हैं, तो डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, उसमें आप इसको ध्यान रख लेना कि उसका समरी, जब हम उसको सारांश लिखते हैं, उसका जो है ना समझने के लिखते हैं, तो वो 1/2 मतलब हाफ हो गया, 1/3, 1/4 या 1/5। तो आपका जो है 1/5 से उसका लेंथ जो है क्या होना चाहिए, एक्सीड मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको अच्छा से पढ़ करके याद कर लें कि हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस। जो एड्रेस चैप्टर है ना, ये किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है, तो इसका होगा मार्गा मिनको। मार्गा मिनको, ठीक है ना, ये मार्गा मिनको, इसको मैं बिना ऑप्शन का लिख दिया ताकि आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है ना, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस। एड्रेस किसने दिया, मार्गा ने दिया, मार्गा मिनको ने एड्रेस जो लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। जब राइटिंग मतलब नोट लिखा जाता है, ठीक है, नोट बनाया जाता है, तो उस समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, किसका उपयोग नहीं किया जाता है, हेडिंग का, ठीक है, सब लीडिंग, आर्टिकल्स एंड नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो हेडिंग, अगर आप नोट जब बनाते हो, नोट बनाने के क्रम में हेडिंग का जो है ना
बोलता है कि किस चीज का आप यूज जो है नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। While writing a note, which of the following is not used? किसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल हेडिंग का जब नोट बनाते हैं तो हेडिंग जरूरी है, सब लीडिंग मतलब उसका जो पॉइंट वाइज है वो लिखना जरूरी होता है, बट आर्टिकल का लिखने का कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 का आंसर सी नंबर होगा। 6 में इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर क्या होता है ना कि फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशन वगैरह होता है, किसी से आप कोई चीज में मतलब लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आपको जो है ना फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे आप फादर के पास लिखे, मदर के पास लिखे, अंकल के पास, तो इस टाइप का जो है ना वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, संबोधन का जो है ना उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि रेस्पेक्टेड सर या मैडम, डियर सर या मैडम, ऑनरेबल सर या मैडम, रेवरेंड सर या मैडम, इनमें से सबसे जो यूजफुल होता है वो आपको डियर सर या डियर सर और मैडम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि फॉर्मल लेटर में जो संबोधन का सॉल्यूशन का जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है, डियर सर या मैडम, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। रश्मि बोट ए बुक, रश्मि बोट मींस खरीदी, रश्मि खरीदी ए बुक एंड डैश इंक पॉट। अब बताइए, ये तो आसान है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंक पॉट तो ये वोवेल है ना, तो ए होगा कि एन होगा, तो एन होगा, एन इंक पॉट होगा, ठीक है ना। ये भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द सन डैश इन द वेस्ट, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सन डैश इन द वेस्ट, सूर्य, ठीक है ना, क्या होता है इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वेस्ट मतलब क्या, पश्चिम में, ठीक है ना। तो सूर्य डूबता है कि उगता है, डूबता है पश्चिम में ना, तो द सन सेट होगा कि सेट्स होगा कि राइज होगा कि सेटिंग होगा। तो द सन अगर यहाँ पे ईज रहता तो आपका सेटिंग होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब ईज एम आर होता है तो वो कंटिन्यूअस में होता है, बट यहाँ पे ईज नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है ना। तो सूर्य डूबता है या अस्त होता है किस में, वेस्ट में, पश्चिम में, तो इसमें आपका हो जाएगा सेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। यदि अगर यहाँ पे ईस्ट होता तो यहाँ पे राइजेज होता है, ठीक है ना, ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, ध्यान रख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आई डैश हाउ टू स्विम, आई डैश हाउ टू स्विम मतलब कैसे तैरा जाता है। तो इसमें से आप देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूं। डज नॉट नो, सबसे पहले ये तो गलत होगा, क्योंकि आई के साथ मैं अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आई के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डज आ गया, ये नहीं होगा। डू नॉट नो, अब देखो आई के साथ डू लगता है ना, तो आई डू नॉट नो, तो ये वाला आपका इसमें हो जाएगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, आई नॉट नोइंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, आई के साथ जब तक कुछ भी नहीं लगता है तब तक ये नॉट नहीं आता है, तो ये इसमें हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आई डिड नॉट नो, ये भी नहीं होगा, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो कविता है वो क्या है, कौन है, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट आप इसको याद कर लेना, द रेन, ठीक है ना, रेन मतलब वर्षा ऋतु को या वर्षा को जो है ना पोएम ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ठीक है ना, बारिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, इन द पोएम कविता में, ठीक है ना, चाइल्डहुड बचपन, ये आपका क्या नाम था, कविता का नाम है, पोएम का नाम है, तो क्या है, द पोएट वांट्स टू नो, है ना। इंग्लिश पढ़ने में सबको लग रहा होगा कि किस टाइप का है, बहुत लोग इसको स्किप करके हटा देते हैं, ठीक है ना, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको इतने आसान शब्द में आपको बता देता हूं कि आप एक बार देख लोगे ना तो निश्चित रूप से आप समझ जाओगे, बट आप ध्यान नहीं देते हो। इन द पोएम कविता में
चाइल्डहुड मतलब इस कविता का नाम है द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू नो जानने के लिए, क्या जानना चाहते हैं? अब ऑप्शन देख लो। द डे ही बिकेम रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या बचपन के दिनों में जो कविता में क्या बताया गया था कि क्या कि कैसे वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार इंसान बनता है, उसके बारे में जान रहा था कि क्या के बारे में जानना चाहता है। द डे ही बिकेम ए एडल्ट, वो किस प्रकार एडल्ट होता है, जवान होता है, उसके बारे में जानना चाहता है इस चाइल्डहुड में, ठीक है ना? आप पढ़े होगे तो चाइल्डहुड में वो क्या के बारे में जानना चाहता था, मिलेगा भी। द डे ही बिकेम वाइज, वो किस प्रकार बुद्धिमान हो रहा है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, मतलब वो यह जानना चाहता था कवि कि वह अपने बचपन के दिन कैसे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के दिन कैसे खो रहे हैं, क्योंकि सारे जिंदगी के असली मजे कहाँ होते हैं, बचपन में ही। क्या बोला जाता है ना कि जिंदगी के सारे मजे तो नादान लोग ही लेते हैं, समझदार लोग तो जीवन में उलझे पड़े रहते हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, नोट बनाने के क्रम में वी अवॉइड, मुझे क्या या हम लोग क्या छोड़ देते हैं अक्सर, है ना? क्या छोड़ देते हैं या क्या छोड़ना चाहिए हम लोगों को, क्या छोड़ना चाहिए? नोट मेकिंग में हम लोगों को लॉन्ग सेंटेंस, लंबा सेंटेंस नहीं बनाया जाता। जब भी नोट आप बनाते हो ना तो लंबा सेंटेंस नहीं बनाते हो, ठीक है ना? उसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल देना होता है, पॉइंट देना होता है, ये सब देना होता है। ये बहुत लंबा सेंटेंस बना के, तो लॉन्ग सेंटेंस याद रखना कि नोट मेकिंग में हम लोगों को अवॉइड मींस क्या होता है, छोड़ना चाहिए किसका, लॉन्ग सेंटेंस का। तो लॉन्ग सेंटेंस उसमें आपको नहीं डालना है, क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस डाल करके आप जो है ना नोट को भद्दा नहीं बनाना है, ठीक है? तो लॉन्ग सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। देखिए इस टाइप का ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार ये दोनों क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। अगर आप इसको दोनों को देख लोगे, अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो अब मैं पक्का बताता हूं कि निश्चित रूप से आप बना पाओगे। इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? देखिए PQRS ये थोड़े हल्का रीजनिंग टाइप का है, ठीक है ना? तो आप इसको सीख लो। लेमन इज, इसको अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना? कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, कौन सा वर्ड किसके बाद आएगा, ठीक है? तो लेमन इज फॉर एनीवन यूजफुल टॉनिक विद कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप देख लो कि लेमन से अगर यहां से शुरू कर तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना? तो लेमन इज, ठीक है ना? लेमन इज नींबू है क्या, यूजफुल टॉनिक। देखिए पहले क्या आ गया ना, लेमन इज फॉर एनीवन, ये तो नहीं होगा। तो लेमन इज, अब देखो अगर चाहोगे तो सेट कर सकते हो, लेमन इज यूजफुल, ठीक है ना? लेमन इज यूजफुल टॉनिक, है ना? यहां पर आप देख भी सकते हो यूजफुल टॉनिक, लेमन इज यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, ठीक है विद कार्डिक प्रॉब्लम, जो उसके जो कार्डिक प्रॉब्लम होता है, जो फेफड़े में हृदय में जिसको प्रॉब्लम आता है, उसके लिए क्या है, नींबू जो है एक यूजफुल टॉनिक है। उम्मीद है समझ में आएगा। इस तरह से आप कहीं से भी किसी को उठाते हो तो सबसे पहले क्या है आपका, लेमन, पी। तो पी कहां है, पी यहां पर भी है, यहां पर भी। अब सबसे पहले देखो लेमन इज तो क्या है, आर, यूजफुल टॉनिक। तो पी के बाद आर आया, तो पी के बाद यहाँ क्यू है, नहीं है, ये गलत हो गया। पी के बाद आर, देखिए यहाँ पर आया लेमन इज यूजफुल टॉनिक फॉर PRQ, देखिए मिला ना ऑलरेडी, एक दो करोगे आराम से आ जाएगा PRQS, ठीक है ना? बाकी सब गलत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेम इसी तरह, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, देखिए P में है द पुअर, सपोर्ट, आई, एवरीडे। अब इसमें सब सेट कीजिए ना किसी को, आराम से आप कर सकते हो। क्या पहले आप पुअर से स्टार्ट कर सकते हो या सपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या है, आई है एक जगह, तो सबसे पहले ये वाला सेट हो जाएगा, है ना? आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, आई सपोर्ट, मैं सपोर्ट करता हूं, किसको सपोर्ट करता हूं भाई, द पुअर, गरीबों को। कब, एवरीडे, एक दिन नहीं, रोज दिन मैं गरीबों को क्या करता हूं, सपोर्ट करता हूं। तो आई, ठीक है, सपोर्ट, आर पहले, आर कहां पर है पहले, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पर है, ठीक है? मैं देखता हूं, आई सपोर्ट, आर के बाद क्यू है, देखिए आर के बाद क्यू, मैं ऑप्शन नहीं लिखा था क्या, आई सपोर्ट, पहले आर, आई सपोर्ट द पुअर, आर के बाद क्यू, ठीक है? पी, इसके बाद एवरीडे, एस, RQPS, RQPS,
और सॉरी मैं ऑप्शन नहीं लिखा बट यही होगा है ना, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। तो ये ऑप्शन से मिस्टेक हुआ होगा, इस पे मैं कर देता हूं यहाँ पे RUPS, ठीक है ना, ये बना। तो इस तरह से आप सेट करके इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें द पुअर, तो इसमें ये नहीं होगा, पहले ये होगा आई सपोर्ट, नो आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। मैं गरीबों की सपोर्ट किया, गरीबों को सपोर्ट करता हूं कब, प्रतिदिन, एवरी डे, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है ना कि वेयर वाज प्रोफेसर गाइटोंडे ट्रेवलिंग टू, जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज प्रोफेसर गाइटोंडे ट्रेवलिंग टू, मतलब प्रोफेसर गाइटोंडे जो है ना कहां जो है ना वो ट्रेवल कर रहे थे, कहां पे सफर कर रहे थे ना। तो क्या था, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, ठीक है ना, पुणे टू बॉम्बे, वो क्या क्या था, पुणे से मुंबई की ओर वो गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका एग्जाम में। 16 नंबर है, वेयर डज गाइटोंडे रीच बाय द ट्रेन, वो कहां जा रहा था, पुणे से कहां जा रहा था, बॉम्बे ना, तो पुणे से बॉम्बे जा रहा था, तो वो कहां, पुणे में ट्रेन पकड़ा था और पहुंचा कहां, बॉम्बे में। तो इसको आराम से आप याद कर सकते हो, गाइटोंडे कहां पहुंचा ट्रेन से, बाय द ट्रेन, कहां पहुंचा था वो, बॉम्बे पहुंचा था, बॉम्बे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो मैं उसको सेलेक्ट करके आपको बता देता हूं कि ताकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर गाइटोंडे एंटर्ड फॉर बेस्ट बिल्डिंग टू मीट हिज, अब वो किससे, ये भी क्वेश्चन आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन आया था, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोफेसर गाइटोंडे जो है ना वो कहां, उस बिल्डिंग में जब पहुंचा था, वो मुंबई गया था, तो वो किससे मिला था, जैसे वो बिल्डिंग में गया तो वो अपने बेटा से मिलने के लिए गया था, ठीक है ना। तो सन मींस बेटा, उससे मिलने गया था। ध्यान रखना, ये प्रोफेसर जो है ना गाइटोंडे से संबंधित कोई दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कहां गया था, पुणे से बंबई गया था, इसके बाद वो कहां पहुंचा, ट्रेन से बॉम्बे पहुंचा था, और वो किससे मिलने गया था, अपना बेटा से मिलने गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, सिल्क रोड इज रिटन बाय, वो जो सिल्क रोड जो एक स्टोरी था, कहानी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो निक मिडिल्टन, सिल्क निक, याद रख लेना, सिल्क से के साथ निक, ठीक है ना। तो सिल्क रोड जो है वो निक मिडिल्टन ने लिखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, व्हाट इज द एज ऑफ टेप्लो, जो टेप्लो का जो उम्र था, ये भी क्वेश्चन देखना 2020 में आया था, मैं इसको मेंशन करा देता हूं आपको कि आप ध्यान रख लेना कि टेप्लो का जो एज था वो कितने ईयर का था, 16 ईयर, 16 साल का था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार बैक करके फिर से सारे क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको इन सभी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और आप अपने आप को जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मजबूत फील करोगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है दूसरे पार्ट में आपको अपलोड कर दूंगा। यदि आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, और अगर चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, कि ताकि आपको जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।